हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपना जो भवन वगैरह होते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी हम जो बनाते हैं, तो इन भवनों में आने वाले मतलब इन स्ट्रक्चर जो होते हैं, इन पे आने वाले जो लोड होते हैं, भार होते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला है आपका लोड ऑन स्ट्रक्चर। तो कोई भी संरचना विभिन्न अवयवों से मिलकर बनी होती है। संरचना के विभिन्न अवयवों पर विभिन्न मात्रा में विभिन्न प्रकार के भार कार्य करते हैं। किसी भी संरचना के अभिकल्पन से पहले इस पर आने वाले अनेक भारों और उनका विश्लेषण करना अति आवश्यक होता है। आपको पता है कि पहले अगर हम शुरुआत में अगर ये सारी चीज़ पता नहीं करेंगे तो हमारा स्ट्रेस बाद में फेल हो सकता है। भारत के प्रभाव तथा संरचना की प्रतिक्रिया के बारे में जानने से संरचना पर भारों के दुष्प्रभाव को बिना विफल हुए सह जाती है। अभिकल्पित संरचना की सामर्थ्य तथा टिकाऊपन में कम से कम लागत में प्राप्त होनी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के IS 800-2007 में विभिन्न भारों तथा उनके समन्वय यानी कि लोड कम्बिनेशन पर विवरण दिए गए हैं, जिनका उपयोग विकल्पन कार्यों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो संरचना पर आने वाले मुख्य लोड जो हैं, मुख्य भार लोड जिन्हें हम बोलते हैं, वो कौन कौन से आइए उन्हें देखते हैं। फर्स्ट है आपका चल भार, लाइव और सुप्रीम पोस्ड लोड जैसे हम बोलते हैं। अचल भार होता है डेड लोड और सेल्फ खुद का उस बिल्डिंग का भी जो लोड होता है वो भी डेड में ही आता है। तीसरा है आपका हिमभार, स्नोलैंड, भूकंपीय भार, अर्थक्वेक लोड, पवन भार, बाइंड लोड, संघट्ट भार, इम्पैक्ट लोड या गतिज भार, डायनेमिक लोड। 7 है आपका स्थापना भार। 8 है आपका तापमान भार। तो आइए हम इन्हें 1 बाई 1 एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका चल भार। यह भार संरचना पर अपने भार के अतिरिक्त आने वाला भार होता है। अतः शब्दों में किसी संरचना पर आने वाला वह भार जिसकी स्थिति तथा मान निश्चित नहीं होती है, चल भार कहलाता है। पुल पर वाहन गतिशील अवस्था में है या पवन पर मनुष्य चल फिर रहे हैं, इनके मान एवं स्थिति को ज्ञात करने के लिए वह दशा ज्ञात की जाती है जिसमें अधिकतम प्रतिबल मैक्सिमम स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। इन अधिकतम प्रतिबल के आधार पर विश्लेषण कार्य पूर्ण किया जाता है। चल भार का मान IS कोड 800-2007 में भी दिया गया है। इसकी गणना वहाँ से भी कर सकते हैं। सेकंड है आपका अचल भार यानी कि डेड लोड या सेल्फ वेट ऑफ बिल्डिंग। यह संरचना का स्वयं का भार या उससे जुड़े सभी उपांगों यानी कि मेंबर का भार होता है। किसी संरचना पर आने वाला वह भार जिसकी स्थिति तथा मान निश्चित होता है अचल भार कहलाता है। जैसे धरन का स्वयं का भार सेल वेट ऑफ बीम, संरचना का स्वयं का भार सेल वेट उसका खुद का तथा उस पर आलंबित यानी सपोर्ट छत यानी रूप भार के छत कैंचे रूप ट्रस के आवरण छत तथा उपांगों जैसे पर्लिंग, तान बीम, राफ्टर आदि का भार इसमें सम्मिलित होता है। आगे मैं बात करूँ तो थर्ड है आपका हिमभार। संरचनाओं पर हिमभार या बर्फ भार की गणना की जानी आवश्यक होती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों या वह राज्य जहाँ पर हिमपात होने की संभावना होती है, उन क्षेत्रों या राज्यों में हिमभार गणना में लिया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में संरचना निर्माण के समय बर्फ अथवा हिमभार की गणना नहीं की जाती है। संरचनाओं पर हिमभार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फोर्थ है आपका भूकंपीय भार यानी अर्थक्वेक लोड जिसे हम बोलते हैं। जिन राज्यों या पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पर भूकंपीय भार की गणना की जाती है। किसी भी संरचना के निर्माण से पूर्व भूकंपीय बलों यानी कि अर्थक्वेक फोर्स को भी गणना में शामिल करना अति आवश्यक है। हिमालयी क्षेत्र तथा उत्तराखंड राज्य भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र हैं। अतः इन क्षेत्रों में संरचना के अभिकल्पन में भी भूकंपीय भार गणना में लिया जाता है।
इन बलों के प्रभाव से संरचना में कर्तन प्रतिबल यानी कि शियर स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं जो संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका पवन भार यानी कि बाइंड लोड। वायु भार वह पवन भार उन क्षेत्रों व राज्यों में गणना में लिया जाता है जहाँ पर इनकी गति या वेग अधिक होता है। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक पवन बहती है यानी कि जो आपकी हवा है जो ज़्यादातर बहती है उस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, तथा भवन ऊंचाई अधिक होती है, उन क्षेत्रों में वायु भार को गणना में शामिल करना अति आवश्यक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु का वेग अत्यधिक होता है। सामान्यतः पवन भार का मान संरचना की ऊंचाई, वेग, दिशा तथा भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। ऊंचे ऊंचे भवन, पुल, छत, कैंची तथा चिमनी, साइलों आदि के अभिकल्पन में पवन भार की गणना की जाती है। नेक्स्ट है आपका सगट भार या गतिज भार। सगट भार व गतिज भार एक ही होते हैं। एक भार भारी मशीनों की नींव, नाविकीय रिएक्टर, क्रेन, हाइड्रो पावर स्टेशन आदि क्षेत्रों जहां संघट्ट भार आने की संभावना होती है, इनके अभिकल्पन में विशेष सगट भार या गतिज भार की गणना की जाती है। इन मशीनों उपकरणों से कंपन भार उत्पन्न होता है जो कि गणना में लिया जाता है। अतः विभिन्न भारों के समन्वय के आधार पर अभिकल्पन किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड 875 में विभिन्न भारों की गणना का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अपना आता है स्थापना भार। जब संरचना का वह निर्माण किया जाता है तब निर्माण सामग्री तथा अन्य उपयोगी मशीन, उपकरण आदि संरचना के किसी भाग पर स्थापित किए जाते हैं। तब इन मशीनों, उपकरणों और निर्माण सामग्री का भार स्थापना भार के अंतर्गत आते हैं। संरचना का अभिकल्पन करते समय स्थापना भारों को भी गणना में लिया जाना चाहिए। 8 नंबर आपका टेम्परेचर लोड। तापमान में परिवर्तन होने के कारण कुछ पदार्थों में प्रसार व संकुचन होता है जिससे प्रतिबल उपजते हैं। अतः इन प्रतिबलों को कम करने के लिए संरचना के निर्माण में तापमान भार की भी गणना की जानी चाहिए जिससे संरचना में होने वाले प्रभावों को रोका जा सके। अतः अभिकल्पन में इसका प्रावधान आवश्यक है। तो यहाँ तक हमने अपने सारे जो इतने भी भार थे 8 भार के बारे में बताया गया था वो हमने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया है। आगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 1-2 बार सही से पढ़ा करें, आपको सारा समझ में आएगा। कोई बाहर की लिखी हुई चीज़ नहीं है, जो आप रेगुलर में देखते हैं वही है। आप बना के भी लिख देंगे तब भी आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे नंबर के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ना है, आगे के लिए पढ़ना है। क्योंकि अगर अभी सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो आगे भी हमारा ध्यान नहीं रहेगा। फिर कहीं भी अगर हमें परेशानी होती है तो हमें याद नहीं आता है, वो इसी वजह से होता है। आप 1-2 बार सही से इसे पढ़ें जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। और जितने भी छात्र आगे तैयारी करना चाहते हैं वो शुरू से ही आप पढ़ना चालू करें, क्योंकि 6 सेमेस्टर में जो लास्ट जो है अब 1 महीना ही बाकी बचा है। 22 तारीख से पेपर बता रहे हैं सब लोग, अपडेट भी आ गया है। आप जिनको नहीं पता है वो वहाँ जाके देख सकते हैं। और जो ये टॉपिक मैंने अभी जो पढ़ाया है लोड ऑफ स्ट्रक्चर, ये अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चाहे आप फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, तो आप इस बात का ध्यान रखें विशेष कि जो भी करना शुरू से ही पढ़ते हुए चलना। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एडिशन लिए हो या लेने वाले हो तो ये 1-2 जो टॉपिक हैं ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी अपना ख्याल रखें, बिंदास रहें।